बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा हुक्म आ चुका है। बानी पीटीआई इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अहले खाना इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों से मुतजाद बयानियां सामने आ रही। एक जानिब तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि अदालती हुक्म पर मनोअन अमल होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने कहा कि ये एक बड़ी साजिश हो सकती है बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि एक तासुर यह भी बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर रवाबित का आगाज हो चुका है और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या फिर 28वीं तरमीम के मामले पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी नहीं होती, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी नई तरमीम के लिए वोट नहीं देती, तो फिर शायद सिस्टम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत पड़ जाए। तो क्या ये उस जानिब एक इशारा है या फिर ये प्योरली एक फैसला है जिसे बगैर किसी सियासी लेंस के देखा जाए? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब शायद आने वाला वक्त सही अंदाज में दे सके, लेकिन अभी का सियासी मंजरनामा क्या है, इसे मजीद समझते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा उज़मा कारदार साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब, ये जो फैसला है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी अरसे बाद सुख का सांस लिया है, लेकिन 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च का अब क्या स्टेटस है? क्योंकि वो तो खान साहब से मुलाकात और रसाई और उनके इलाज के हवाले से एक लॉन्ग मार्च करनी थी, तो क्या अब उसका मकसद ख़त्म हो चुका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि प्योरली आप खान साहब की सेहत का, उनकी ज़िंदगी का और इस अहम तरीन वाक़े का इस तरह से ज़हूर पज़ीर होना, इसके पीछे मैं नहीं समझता कि कोई सियासी बात हो। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें पाबंद किया है बतौर जमात कि हमने उन तमाम SOPs को फॉलो करना है जो इस खान साहब की सेहत के हवाले से कोई हर्डल क्रिएट ना हो, ना इस पे कोई पॉलिटिक्स हो। मैं समझता हूँ 3 साल से इमरान खान साहब आप मुसलसल जेल में हैं और गुज़िश्ता 6-7 माह से बिल्कुल आइसोलेशन में हैं। ये सब तहरीक इंसाफ बार-बार इसका इज़हार करती रही। उसके लिए मंगल के रोज़ खान साहब की पेशियों पर जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी, खान साहब की हमशीर गान थी, तमाम क़यादत, पॉलिटिकल वर्कर्स वहाँ इकट्ठे होते थे। वो एक ही वन पॉइंट एजेंडा था कि खान साहब को आप जो जो उनकी कानून और आइन के मुताबिक उनके राइट्स बनते हैं, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, वो MNA रहे हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। उनका एक रोल है पाकिस्तान के इस सारे पॉलिटिकल कल्चर में, बड़ा अहम रोल है। उनको हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। वो 70 साल से ज़ायद उम्र के शख्स हैं। तो ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ आज एक बड़ा शाइन फैसला है और यही है अदलिया को या इदारों को इज्जत और तौक़ीर है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो रिपोर्ट अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने जमा करवाई, वो इंतहाई हसास और इंतहाई खतरनाक है। जिस तरह से उनकी डिफरेंट जो बॉडी में जो पार्ट्स हैं और जिस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आई है, मैं तो खुद ज़ाती तौर पे बड़ी तकलीफ में हूँ और हम सब दुआ को हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला हर शख्स को सेहत दे। तो मैं नहीं समझता कि इसको सियासी तौर पर हुकूमत ने तो आज भी कोशिश की, उनके जो एडवोकेट जनरल से हैं उन्होंने अपोज़ किया इस फैसले को, लेकिन मैं आज भी इस बात का कायल हूँ। मैं समझता हूँ कि सियासत में ज़ाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, सियासत में इतनी मुखासमत नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे की जान को खतरे में डाल दें। ये ज़िंदगी सबके लिए बड़ी अहम है, अल्लाह की नेमत है और मैं पूरी कौम से आज अपील करूँगा कि वो खान साहब की सेहत के लिए दुआ फरमाएँ। लोग आज बड़े खुश हैं, हमें भी बड़ी तस्कीन हुई है, बड़ी खुशी हुई है कि वो ज़ाहिर है और जब उनके ज़ाती मॉलेज जो उनका राइट है, वो जब उनका चेकअप करेंगे, तो जिस तरह से वो उनकी जो मेडिकल उनकी फैसिलिटीज़ होंगी या जो उनकी तिब्बी इमदाद होगी या जो उनकी उनकी सेहत के हवाले से मुहैया होंगे, वो लेंगे। तो ठीक। सियासत अपनी जगह पर, जहाँ तक आपने बात की है लॉन्ग मार्च की, तो हमारे लॉन्ग मार्च के बुनियादी मकासद में से एक नुकता तो यही था कि खान साहब को हर सूरत उनकी हेल्थ हेल्थ ग्राउंड पर इस चीज़ को चेक किया जाए कि क्यों एकदम 6, 7, 8 माह में
उनकी सेहत इतनी डाउन हो गई है, पहले उनकी आंखों का इशू बना, उसमें भी उनको बगैर फैमिली मेंबर्स के मौजूदगी के उनका चेकअप करवाया गया, उनका इलाज करवाया गया। तो अब ज़ाहिर है जब उनके ज़ाती मुआलिज शामिल होंगे, उनकी हमशीरान उनके साथ होंगी, तो चीज़ें बड़ी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगी। ठीक हो गया नदीम कुरैशी साहब, आपका नुक्ता आ गया और इस हवाले से बल्कि अब यूँ लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी इस वक्त डेवलप हो चुकी है कि कोई सियासी बात भी नहीं होगी, फैमिली की मुलाकात भी है और इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर ही देखा जा रहा है। इस सब के अंदर उज़्मा साहिबा आपकी जानिब आऊँगा। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी खैर मकदम किया, पीपल्स पार्टी भी खैर मकदम कर रही है कि ठीक है अदालत का एक फ़ैसला है, सेहत पर तशवीश है, हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी। लेकिन हमारे ही रिपोर्टर्स से गुफ्तगू करते हुए पार्लियामेंट के बाहर सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं फिर मैं आपकी जानिब आऊँगा। पहले ज़रा सुनवा दें कि नासिर भट्ट साहब का क्या कहना है इस फैसले पर। मैंने बोला कि मियां नवाज शरीफ साहब की शहबाज वज़ीर-ए-आज़म में मैंने कहा मियां साहब के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है, तो मियां साहब हर दफ़ा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाती है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना। तो उज़्मा साहिबा, ये इसमें साजिश की बातें और जाहिर बात है एक डील या अंडरस्टैंडिंग का तासुर वैसे ही बन रहा था, ये भी एक रूमर था, तो क्या इस फैसले से नून लीग परेशान है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मखदूम साहब, हम वो पार्टी हैं जो कि इदारों की इज्जत करते हैं और उनके तमाम फैसले जो हैं उनको मनोवान मानते भी हैं। आपको पता है कि जितनी लीडरशिप है नून लीग की, उसमें चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, उन सारों को अगर रिलीफ मिला तो बाइज्जत तौर पे उनको अदालतों ने बरी किया। उन्होंने कोई वावेला नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया, कोई इस तरह रोना पीटना नहीं डाला। अब अगर अदालत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो हम उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। हम क्योंकि इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के और तमाम जजेस की, और हमने कभी सेहत पे सियासत नहीं की। जिन्होंने सियासत की उन्होंने बड़े-बड़े हमारे लीडर्स का मज़ाक भी उड़ाया और ठट्ठा भी लगाया, बैरून मुल्क जाके भी इस तरह से बातें की, लेकिन हमने कभी ऐसी बात नहीं की है। अब ये सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ बड़ी एक सख्त शराइत भी ऐड की हैं, और वो ये है कि आपने कोई बयानबाजी नहीं करनी और आपने कोई आके मीडिया पे बयान नहीं देना। और ये इन्होंने बयान हल्फी लिया है सारों से, बशमूल उनकी फैमिली के और उनकी बहनों के। तो आई होप कि ये जो है अपने जो इन्होंने वादे वईद किए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, वो उनको पूरा करेंगे और इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे। बानी साहब को तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत सहूलियात थी, उनके लिए डेली तकरीबन 6-7 डॉक्टर्स थे जो उनका मुआयना करते थे और उनको तमाम फैसिलिटीज दी गई थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसिलिटी दी है तो आपको याद है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सिचुएशन थी इस तरह से प्लेटलेट्स की, तो क्या 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 ड्रामेबाजी हुई थी, ये है और वो है, लेकिन हम उन्होंने ऐसी जाने कोई तो बात दिया नहीं था ना, करेंगे। जाने तो दिया था मियां जी, साहब को, फैसिलिटेट तो इन वन वे और नहीं तो अनदर कर जाने ही वो दिया। अपनी जान बचाने के लिए दिया था ना, क्योंकि अपनी यास्मीन राशिद को पता चल गया था कि उनकी बहुत हालत खराब है और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो वो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने अपनी जान छुड़ाई थी। वरना तो वो बिल्कुल, आपको पता है कि कोई उनका इरादा नहीं था। लेकिन बहरहाल अब उम्मीद की जाती है कि ये लोग एक बेहतरी की तरफ जाएंगे। कौम को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, मईशत हमारी जो है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। हम्म, और ये जो नासिर भट्ट साहब ने जो बात की है, ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। अगर वो इस तरह की कोई सिचुएशन है तो वो ज़ाहिर है, पार्लियामेंट का इजलास अब शुरू हो गया है, सेनेट का भी। जी तो जो डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में उसके मुताबिक फैसले होंगे, क्योंकि कोई भी मेजर तरमीम लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और वक़्त जो है वो बता सकता है कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि हमें तो इस वक़्त ये जो सारी जी सिचुएशन है जो नासिर भट्ट साहब ने जिसकी तरफ पॉइंट किया है, कोई इस तरह से कोई हमारे पास कोई फिलहाल तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक हो गया। अज़मा साहिबा, आपका नुक्ता आ गया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप किस तरह से देख रहे हैं इस अदालती फ़ैसले को और क्या इसे रिलीफ के साथ जोड़ा जा सकता है? क्या पॉलिटिकल टेंशन्स कम होती हुई आप देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, खान साहब को
हॉस्पिटल के ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खान साहब को जो शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल में और बोर्ड बनाया गया और उनके इलाज मुआवजे के लिए ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक अच्छा खुशाइन फैसला है और इससे जो पोलराइजेशन है उसके अंदर कमी आएगी। बट इसके अंदर मजीद जो चीजें हो सकती हैं उसमें ये है कि एक तो पीटीआई जो है आइंदा तमाम डिसीजन के अंदर हो सकता है ऑन बोर्ड आ जाए। 28वीं तरमीम अगर उसका कोई मुसवदा या उसकी बाज़गश्त चल रही है उसके लिए भी शायद वोटिंग के लिए ऑन बोर्ड आ जाए। तो ये पाकिस्तान के अंदर आप देखें, मियां नवाज शरीफ साहब के जब प्लेटलेट कम हुए थे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनी थी, बाद में जिन्होंने बनाई थी उन्होंने ही डिनाई कर दिया कि गलत बनाई थी, हमें नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अंदर वक्त के ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये जो चीजें हैं होती हैं, ये अभी मैंने कल ही हालिया एक कहा था कि ये जो खान साहब के लिए रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट, और उसमें तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होने जा रही है और खान साहब को कोई ना कोई ऐसी चीज होगी कि जिससे पता चलेगा कि जनाब उनको रिलीफ मिला है। और आज ही सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है कि ये चीजें जब होती हैं, जब कोई ऐसी चीज, कोई रिपोर्ट, कोई मंजर आम पे आती है तो उसके पीछे कोई मुहर्रकात होते हैं, कोई चीजें होती हैं, तो उसको फिर सामने लाया जाता है और उसी की रोशनी में आके जो है एक्शन प्लान किया जाता है। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। खान साहब बीमार थे, नहीं भी थे तो उनका इलाज मुआवजा होना चाहिए और उनको जो रिलीफ है, मैं समझता हूँ काफी हद तक कोई ना कोई ऐसी बात या चीज हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा जो एक मामला है उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव आया है। अदरवाइज तो आपको पता है कि खान साहब को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कोई ऐसी चीज की सेटलमेंट जरूर है जो आने वाले टाइम में आके मंजर आम पे आएगी। ठीक हो गया जल। अच्छा, यहीं से अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। नदीम कुरैशी साहब, इस वक्त अगर हुकूमत जो है वो बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और अब एक तरमीम की बात भी हो रही है, आपको लगता है कि उसमें चूंकि पीटीआई का आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और सूबों पर इत्तफाक ही है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि किसी एक नुक्ते पर इस पॉइंट को देखें तो कहीं पर कन्वर्ज कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं इस नुक्ते पे? ये पॉइंट सिर्फ सूबों के अभी इस तरह से क्रिएशन का पॉइंट है। बात करना प्रीमेच्योर होगा। मैं एक चीज आपसे गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था आज भी है कि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो असेंबलीज वजूद में आए वो यहाँ पे नई कानून साजियाँ करें। लेकिन जब तक किसी भी ऐसे फैसले पर अवामी तौर पर पजीराई उसको नहीं मिलती, उसको अवाम अपना फैसला नहीं समझती, मैं नहीं समझता उस फैसले के बहुत से नताइज मुरतब हो सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। तहरीक इंसाफ हमेशा से नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की हमायती रही है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि मैं साउथ पंजाब से हूँ, आज जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से बाकायदा हमारे आइन का हिस्सा है कि हमने यहाँ के 4.5 करोड़ लोगों को इन 3 डिवीजन को एक नया सूबा बनाना है। और तहरीक इंसाफ के दौर में हमने साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट बनाकर कोई 16-17 महकमे यहाँ बिठाए, कोई 17-18 ग्रेड तक के जो फैसले थे और ट्रांसफर पोस्टिंग थी, जो ऑफिशियल वर्क था, उसकी भी जिम्मेदारी यहाँ मिली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी को तैनात किया गया। तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाकई वक्त की अब जरूरत है। इतने बड़े बड़े सूबे किसी भी शख्स के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर करना डे बाई डे मुश्किल होता जा रहा है। तो लेकिन ये प्रीमेच्योर होगा हम कहें कि जी ये कोई किसी तरमीम के लिए सब कुछ है, नहीं। खान साहब की तबीयत वाकई ही आज जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बड़ी ही डराने वाली है, हैरान है। और जाहिर है इंसान है, एक ह्यूमन बॉडी है, 73 उनकी एज है,
3 साल का एक अरसा एक ऐसी जेल में जहाँ सियासतदानों ने पहले भी जेलें काटी है, लेकिन उनकी जेलों में और इस जेल में बड़ा जमीन और आसमान का फर्क रहा है। मैं आज भी समझता हूँ, अगर हुक्मरान इस हवाले से कि वो मुआशरे में ये बढ़ती हुई जो बदगुमानी है, लोगों का सिस्टम से उठता हुआ एतबार है, और लोगों की बात नहीं है। अब तो बड़े सीनियर फेडरल मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट्स दी है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो मैं समझता हूँ हमें एक नए सोशल एग्रीमेंट की जरूरत है। तमाम लोगों को इस बात पर बैठकर सोचने की जरूरत है कि हमें अपना इक़्तिदार देखना है या इस मुल्क को इन सारे चैलेंजेस से बाहर निकालना है। और मैं नहीं समझता कोई एक जमात, कोई एक फर्द, कोई एक इदारा इन चैलेंजेस को उस तरह से आप फेस करके कोई सोल्यूशन की तरफ जा सकता है जिस तरह से ये चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। आप पंजाब को देखिए, पंजाब की बड़ी मिसालें दी जाती है। आज थानों में मतलब जो अब बतौर मुल्जिम या बतौर साहिल को खातून खवातीन आती हैं, सिर्फ लाहौर शहर में ये 4 वाकयात हुए कि थाने के अंदर लोगों को मार दिया गया, ये मर गए या फौत हो गए, जो भी हुआ वो इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन चीजें तो ओपन हो रही है। मतलब थानों में अगर लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, एक पुलिस ऑफिसर किसी खातून को लाता है, उसका रेप हो जाता है, ये इस तरह के वाकयात अलार्मिंग है। अगर अदालतों के होते हुए आप पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारना पड़े और क्राइम कंट्रोल में ना आए, ये क्राइम कंट्रोल करने की एक कोशिश है ना। हम किसी की नीयत पर ना भी शक करें, लेकिन एक पूरे निजाम के होते हुए हम पैरेलल एक निजाम अगर लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है हम उस अदालती निजाम पर भरोसा नहीं कर रहे, हम मुआशी तौर पे बहुत पीछे जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ लोन लेकर और लोन्स की इंस्टॉलमेंट देने के लिए फिर मजीद लोन लेंगे और हमें अपने असासाजात बेचने पड़ेंगे, हमारे जो नेशनल एसेट्स हैं, तो ये कब तक सिलसिला चलेगा? ये तो आज 25 करोड़ की आबादी है, 10 साल के बाद की आबादी 40 करोड़ की हो जाती है। हम तो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं रहेंगे। आज भी हम एक्सपोर्ट्स की बजाय हमारी बड़ी जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हमारे एक्सपेंस है हमारे नेशनल लेवल पे, वो हमारे सारे इंपोर्ट पे। हम बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, तो अगर लॉन्ग टर्म पे अगर हमें चलना है तो सब लोगों को शमूल तरीके से अब इन चीजों को सोचना पड़ेगा। और मैं आज भी समझता हूँ बहुत अब हुक्मरानों के कोर्ट पे हैं, उनको कमोबेश 4 साल मिल गए। अप्रैल 2022 में तरीके साहब की गवर्नमेंट खत्म की गई थी। आज 4 साल से भी ज्यादा अरसा इन्हीं लोगों को हो गया जो आज हुक्मरान है। और 4 साल में अगर आम आदमी का एतबार सिस्टम से उठ गया, आम आदमी तकलीफ में है, अजियत में है, नाउमीद है, और वुज़रा भी अगर बबांग दौल आकर कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, सिस्टम में आप दुनिया के किसी ज़हीन तरीन शख्स को ले, वो नहीं कामयाब हो सकेगा। तो फिर अब ये क्वेश्चन मार्क हम सबके लिए है कि हुक्मरान अब क्या बिहेव करते हैं। सही। खान साहब हालांकि हॉस्पिटल शिफ्ट होते हैं, उनकी सेहत बेहतर होती है, उनको भी चूंकि उनके पास मैं नहीं समझता कि प्रॉपरली कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा जेल में। जिस तरह से उनकी मुलाकातें बंद थी, वो किससे बात नहीं कर सकते थे, अभी उनको भी नहीं अंदाजा कि ये मुल्क के हालात क्या है। जाहिर है वो आएंगे, वहाँ उनका इलाज भी होगा, किसी ना किसी हद तक कुछ ना कुछ चीजें बाहर की शेयर होंगी, और वो मुमकिन है वो भी इस तरफ सोचेगा। और खान साहब को मैं जितने अरसे से उनके साथ 15-16 साल से मैं खबर करूँ, वो एक पॉजिटिव शख्स है, वो मुल्क पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के आम आदमी की बेहतरी उनकी जिंदगी का मकसद रहा है। शौकत खाना, नमन यूनिवर्सिटी और दीगर उनके सोशल काम, और अपनी गवर्नमेंट में उनका एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम करना शुरू करना, उनका ये लंगर खाने बनाना, अपना गाय बनाना, ये उनकी थॉट का की अक्कासी करता है कि वो क्या चाहते हैं। वो पेशावर सियासतदान नहीं है, उन्होंने अपने उहदे से अपनी कोई बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ी की, उन्होंने अपनी जात के लिए कोई बेनिफिट्स नहीं लिए। फैसले कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ लोग उन फैसलों पर ट्रस्ट करते हैं, कुछ उन फैसलों पर ऑब्जेक्ट करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन मैं आज ये समझता हूँ एक नई ओपनिंग हुई है तहरीक इंसाफ को, हम लोगों को भी, और बाकी जो हुक्मरान साइड में लोग बैठे हैं वहाँ भी जो मुअत्तल मिजाज लोग हैं, जो चीजों को बेहतर कर सकते हैं, जो सही मानों में इस सारे मौत से टूट रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक जमात में तमाम लोग एक ही सोच और एक ही फिक्र के। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को बड़ी शाइस्तगी से आहिस्तगी से बेहतर करना चाहते हैं। तो ये बड़ी विंडो ओपन हुई है, मैं बड़ा होपफुल हूं कि चीजें बेहतर होने की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है नदीम साहब, आपका नुक्ता आ गया। उज़मा साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुक़्तदरा ने तो हमसे ऐसी कोई बात नहीं की। अलबत्ता अगर देखें तो नून लीग की हुकूमत है, शहबाज साहब की कैबिनेट में से पहले मोहसिन नकवी साहब, फिर अलीम खान साहब, और अब तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो भी वफाकी वज़ीर हैं। उन्होंने कह दिया कि राना साहब को पता भी नहीं चलेगा और तरमीम आ जाएगी।
ये इसे क्या समझा जाए, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि काबीना में पिछली तरमीमें कौन सा आती थी, ये वाली आएगी। मखदूम साहब, अब ये कमाल साहब ने जो कमाल बात की है कि आप उन्हीं से पूछे कि उनका वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, हम तो जो ग्राउंड रियलिटी है हम तो उसके मुताबिक चलेंगे। राणा साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं या। और वो कभी भी कोई इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देंगे जिस तरह से ये कमाल साहब बातें कर रहे हैं। अब आप एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे रख के बंदूकें चलाते रहें, हमारा ये शेवा नहीं है और ना ही हम इसमें बिलीव करते हैं। हमारा एक जमहूरियत है, एक हमारे मुल्क में सिविलियन हुकूमत है और हमारी जो इदारे हैं वो कोई भी जो इलेक्टेड हुकूमत है उसके पीछे खड़े हैं। अब ये इस तरह की अगर बातें करेंगे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा, दूसरे आपके मेहमान बार बार इनको बहुत आम आदमी याद आ रहा है, आम आदमी ये और आम आदमी बड़ी मुश्किल में और हमारे वक्त में। अरे भाई, आम आदमी का आपने अगर सोचा होता तो आपके जो 3.5 साल का जो दौर है उसमें जो गंदम माफिया, चीनी माफिया, दवाई माफिया, फर्टिलाइजर माफिया, लोगों की जिंदगी अजाब बनी हुई थी और डिफॉल्ट के धाने पे ये छोड़ के गए पाकिस्तान को। आज इनको आम आदमी याद आ रहा है, इनको लोग हाथ उठा उठा के बद्दुआएं देते थे, इतनी बुरी इनकी गवर्नेंस थी और इनके जो हालात थे। अब इनको आम आदमी बहुत याद आ रहा है जब ये हुकूमत से बाहर बैठे हुए हैं और ऑपोजिशन में है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको आम आदमी का इतना गम है, फिक्र है, तो हमारी हुकूमत ने इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दोबारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ट्रैक पे चढ़ा दिया है। मैं अभी इस वक्त मैं बाहर गई हुई थी, मैं आई हूँ, आप यकीन करें जिससे भी पाकिस्तान की बात करते हैं वो इतना वाह और इतनी तारीफें करते हैं पाकिस्तान की और वो कहते हैं कि वर्ल्ड मैप पे पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क बन के उभरा है। मार्का हक जीता, मार्का अमन जीता, अब मार्का जो मईशत है वो भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। आपको पता है हमारी इतनी ट्रेड बढ़ गई है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब स्टेबल हो गए हैं, हमारी रिमिटेंसेस बढ़ गई हैं क्योंकि लोगों का एतमाद बढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर। अब ये चीजें इनके दौर में तो नहीं थी, इन्होंने तो हर एक से बिगाड़ी हुई थी। इन कौन से मुल्क के साथ इन्होंने हमारी रिलेशनशिप जो थी वो सही रहने दी थी? हर एक को नाराज किया हुआ था, हम आइसोलेट हो गए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आइसोलेटेड है, इंडिया आइसोलेटेड है, कोई इंडिया को पूछता नहीं है। आपकी रोज आप सबसे जो बड़ा मुल्क है अमेरिका, उनके जो प्रेसिडेंट ट्रंप है रोज आपके तारीफें करते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को शाबाश देते हैं। तो ये बातें जो है इनको बहुत तकलीफ देती हैं क्योंकि इनके दौर में तो ऐसे नहीं हुआ था, इनके दौर में तो कोई पाकिस्तान को पूछ ही नहीं रहा था। तो ये थोड़ा सब्र करें, तहम्मुल करें, ये जो रिलीफ मिला है अब सेहत पे बिल्कुल सियासत ना करें, ये सेहत की वजह से इनको अदालत आलिया ने रिलीफ दिया है, तो ये उसका शुक्रिया अदा करें और तबर्रे भेजने में आई होप बंद कर देंगे ये अदालतों पे, क्योंकि इनको अपनी मनपसंद अगर कोई इनकी आती है फैसला तो ये जनाब खराज तहसीन पेश करते हैं, वरना ये तबर्रे भेजते हैं। इनको अदालतों पे जिस तरह से इन्होंने लान तान की है वो आपके सामने है सारी। हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमारी तो जितनी भी लीडरशिप है उन्होंने हमेशा अदालतों के फैसले को फॉलो करके तो अपनी पूरा जो है स्ट्रेटजी उनकी आगे बढ़ी है। तो आज भी मैं समझती हूँ कि ये अभी भी जरा होश में आ जाएं। अगर बानी साहब जेल में थे तो वो हमने नहीं डाला, उनको सजा अदालत ही ने दी थी, इसी अदालत ने जिनसे ये अब इनको रिलीफ मिल रहा है, जो तोशा खाना में और जो 450 कनाल जमीन इन्होंने ली थी वहां पे मलिक रियाज से, वो उसकी ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से ये सजा याफ्ता हुए और जिसकी वजह से ये अडयाला में है। तो इनको कोई जमानत नहीं मिली है, ये सिर्फ सेहत का इन्होंने जो कहा है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया है, तो ये उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें और आप कोशिश करें कि अब सियासी तौर पे पार्लियामेंट में अपनी प्रेजेंस शो करें, वहां पे आम आदमी के लिए बात करें। वहां पे तो अब तक तो ये सिर्फ बानी की रिहाई के मुतालिक सिर्फ बात करते रहे थे कि रिहा कर दे, रिहा कर दे, रिहा कर दे। अरे भाई, हम तो नहीं रिहा कर सकते ना, अदालतों ने आपको रिलीफ देना है, अदालतें ही आपको रिलीफ दे रही हैं। अब आप अपनी मेहरबानी करके जो सियासी आपकी प्रेजेंस है उससे फायदा उठाएं और एक आम आदमी की बात करना शुरू करें। ठीक हो गया उस्मा साहिबा, आपका नुक्ता आ गया। मैं नदीम कुरैशी साहब से इस पे
जवाब ज़रूर लूँगा, लेकिन पहले जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपकी तरफ आता हूँ। नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर अब एक सीरियस डिबेट शुरू हो चुकी है, कैबिनेट में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मीडिया पर भी, और फिर कैबिनेट के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। एमक्यूएम भी कह रही है सीरियस डिबेट होनी चाहिए इस पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को अपनी एक सुर्ख लकीर, एक रेड लाइन डिक्लेयर भी कर चुकी है। तो अब इवन ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी ना सही तो फिर तरमीम के लिए पीटीआई सही। पीपल्स पार्टी क्या करेगी इस सारे मामले में अगर इस तरफ को मामला जाता तो? पीपल्स पार्टी तो बिलीव करती है कि आइन और कानून के तहत जो है इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए। लेकिन अगर इसको डिबेट के बगैर ही कोई मामला करना चाहता है तो फिर पीपल्स पार्टी ने क्या करना है? जिन्होंने करना है उन्होंने ही करना है। तो इस पे अगर पीटीआई को लाके वोट डाल के और तरमीम करवाएंगे तो पीपल्स पार्टी तो जो होगा वो फिर बाद में हिकमत अमली बनाएगी कि क्या करना चाहिए, क्या आवाज उठानी चाहिए। इस पे कोई ऐसा अभी तक पॉलिसी आई नहीं। इस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी पॉलिसी देनी है, क्लैरिटी देनी है, जब वो देंगे। बट पीपल्स पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के खिलाफ नहीं है। वो तो समझती है कि ये जो लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपल है, कॉरपोरेशन है, आपके तहसीलें हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, इनको एम्पावर करना चाहिए और लोग नीचे तक आपको फंड्स को लेके जाना चाहिए। पर इसका तरीकाकार जो है वो आइन और कानून में डिटरमिन होना चाहिए और इसके ऊपर प्रॉपर एक फोरम के ऊपर, और उसके बाद फिर इसका तरीकाकार तय होना चाहिए। ना कि इसको आप जोर जबरदस्ती के तहत जो है वो आप ऊपर इम्पोज करें, रादर देन के डिस्कशन करके कंसेंसस बिल्ड करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम स्टेक होल्डर्स वो आपस में बैठ के बातचीत के जरिए फिर इसका कोई हल निकालें जिस पे कंसेंसस हो, और ताकि मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को कम से कम किया जा सके। ठीक हो गया बदर साहब, आपका नुक्ता आ गया। अच्छा, यहीं से अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। नदीम कुरैशी साहब, उज़मा साहिबा ने भी काफ़ी बातें की, आप उस पर भी जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर बात है कि सिस्टम के रीसेट की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये भी बात आ रही है कि पीटीआई को कन्विंस किया जा सकता है फॉर 28th अमेंडमेंट की उसके लिए वोट दिया जाए, तो फिर 26वीं 27वीं सब पे मोहर लग जाएगी अगर पीटीआई ऐसा करती है। फिर हुकूमत पर जो पीटीआई के एतराज़ात थे 47 के, क्या हर चीज़ को लेजिटिमेट नहीं कर दिया जाएगा इस तरीके से? तो अब दूसरा मैंने पहले भी अर्ज किया था कि गुजारिश करता हूँ, ये सारी जो है ना, ये प्री मेच्योर जो है ना, ये स्पेकुलेशन है। मैं किसी ऐसी बात की कतई तस्दीक नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ ने पिछले 4 साल में जितनी तकलीफ बर्दाश्त की है बतौर सियासी जमात, जिस चक्की से हमें गुजारा गया है, हम हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात करेंगे। अगर पाकिस्तान का आम आदमी, अभी मैं उज़मा साहबा की बात का भी जवाब दूंगा, वो आम आदमी जिसने 2024 के इंतखाबात में तमाम हुकूमती जमातों को जो आज बैठी है मुस्तरद किया, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम ने वोट नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं, मांगे तो शजीद मेमन साहब कह रहे हैं, अमर जमान कायरा साहब कह रहे हैं, मैं वो नाम नहीं लेता, लेकिन अभी कश्मीर के इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने तमाम राजों से, सरपस्ता राजों से पर्दा उठा दिया। और हमने देखा ना ये है कि कौन सी जमात, कौन सा लीडर वो है जो जिसको लोग अपनी उम्मीदों को मरकज समझते हैं। तो मैं नहीं किसी ऐसी बात को अहमियत देता। मैं तो फिर वक्त ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप की अवलीन जिम्मेदारी ये है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से चीजें वाज़ेह होकर सामने आए, तो वो यहाँ हॉस्पिटल शिफ्ट हों, डॉक्टर्स मुआयना करें और फिर लोगों को पता चले कि उनकी सेहत किस हालत में है, क्या उनको तकलीफ है, उनको अल्लाह शिफा देगा इंशाअल्लाह ताला। सियासत भी होती रहेगी। तहरीक इंसाफ एक बड़ी आइडेंटिटी है, हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उज़मा साहबा ने जितनी गुफ्तगू की है
ये इसी तरह की गुफ्तगू जब हमारे साथ थी 3.5 साल इस पे तबन्ना करती है, ये उस वक्त भी ऐसी गुफ्तगू किया करती थी। ये मैं किसी नून लीग के बंदे से सुनूं ना, मैं जवाब न दूं। ये जब गुफ्तगू करती है मुझे बड़ी हंसी भी आती है और तरस भी आता है। ये 3.5 साल तमाम फैसला साजी में शरीक थी पंजाब में। ये इमरान खान साहब के बिल्कुल करीब थी। ये तो स्टेज पर उनके साथ खड़े होने के लिए लड़ पड़ती थी। वो तस्वीर और वीडियोस को माजरत के साथ मतलब जो दौर में उनके मैंने आपकी सारी बात सुनी है। अच्छा गुस्सा ना किया करें, गुस्सा ना किया करें, वसीम अकरम तब आप गुस्सा ना किया करें। मेरी बात आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा ना। उनके कान के साथ लगा होता था। अच्छा अब आप जब उन्होंने बुलाया, मैंने आपका सारा झूठ सुना, अब आप सब सुनना नहीं चाहते। बाजवा की और ISI की बातें हवा में उड़ा दी थी। हमारी उन्होंने क्या बात सुननी थी? आप मेरी बात चले उसके बाद आप बोलिएगा। जरूर थे, लेकिन उनके PM बनने से पहले क्लोज थे हम। चलिए उस्मान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नदीम साहब आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें, फिर मैं उस्मान साहब से रिस्पांस लेता हूं। हम बड़े क्लोज थे। उनको ना कोई और दिखाई देता था, ना कोई और सुनाई देता था। वो या अपने मुर्शिद के मशवरे पे चलते थे, या अपने वसीम अकरम प्लस के या फराग गोगी के मशवरे पे चलते थे, और वो किसी की बात नहीं सुनते थे। हमारी कोई रिसाई नहीं थी उनके साथ। हमारी रिसाई जब तक थी जब हम सड़कों पे थे, जब आपने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी थी धरनों में, बस उस वक्त तक हमारी रिसाई थी। उसके बाद हमारी कोई PM बनने के बाद तो हमने पहचाना ही नहीं कि ये है कौन। वो तो अक्सर बदल गए थे। आप छोड़ दें ये बातें। ठीक है उस्मान साहब, आपका नुक्ता आ गया। जी नदीम साहब ओवर टू यू। नदीम साहब ओवर टू यू। मैंने उस्मान साहब बड़ी मोहतरम है मेरे लिए। मैंने इनकी सारी गुफ्तगू बड़े तमन्नुन से सुनी। मुझे तकलीफ ये होती है से काम ना देना। मैं गलत बात नहीं कर रहा ना, और ये इनकी हुकूमत में साथ शामिल थी। हमें हमारी कोई बात नहीं सुनता था वहाँ पे, ना हमें कोई उनके साथ कोई राब्ता था हमारा। ठीक कोई ये नौजवान नया सुनने वाला आपको सुनेगा, उसको तो यकीन नहीं होगा। मैं तो 3.5 साल का कुलीग था। मैंने तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आखिरी दिन तक आपको बिल्स की मंजूरी पर डेस्क बजाते देखा। मैंने आपका जोश जज्बा, मेरे साथ तो बैठी होती थी। मैं तो हर चीज को बहुत जज्बा था। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ। सारी बात 2018 से पहले की थी। 2018 के बाद क्या हुआ वो सबके सामने। आप उस वक्त भी हुकूमत में थी। आप बड़े खुश नसीब लोग उस्मान साहब, आपके पास वो गिद्दड़ सिंगी है। आप हमेशा इक़्तिदार में रहती है। अब आप सुने, हौसले से ऊपर को सुनना चाहिए। अरे भाई हमारा खून पसीना शामिल है। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वो कुर्बानियां हवा में उड़ा दी गई। कुर्बानी चले मुझे एक बात बता दें। उनका कोई कुर्बानी तो बताएं, पास नहीं किया, कुर्बानी बताएं, इज्जत नहीं दी अपने नजरियाती कुर्बानी का वक्त था। जब कुर्बानी का वक्त आया तो आपने आप इक़्तिदार की झोली में बैठ के आपने कौन सी कुर्बानी दी है? बानी साहब कुर्बानी दी है तब हमने PTI छोड़ी थी। हमने बानी साहब को तब नहीं छोड़ा जब PTI फारिग हो गई थी। जी उस्मा साहिबा, इस वक्त वैसे जो सिनेरियो बन चुका है पाकिस्तान का पॉलिटिकल, इसमें कंसेंसस की बहुत ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मुल्क को ज़रूरत है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक प्री रेक्विजिट है ना, आलमी सतह पर इतनी कामयाबी हैं। तो आपको लगता है कि ये पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? अगर इसके बाद PTI भी थोड़ा हाथ हौला रखे चीज़ों पर तो मामलात दुरुस्त हो सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मखदूम साहब, हम इन पार्लियामेंट्स में, इन ऐवानों में क्यों बैठे हैं? हम आम आदमी के लिए, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है। अगर हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पे नहीं लगा सकते, अगर हम लोगों की जिंदगियों में बेहतरी नहीं ला सकते, हम मईशत को संभाला नहीं दे सकते, तो फिर हमारा कोई काम नहीं है यहाँ बैठने का। तो मेरे ख्याल में ठीक है, ये बहुत बड़ा रिलीफ इनको जो मिला है, इस पर सियासत ना ये करें। इनकी बहुत प्रेजेंस है नेशनल असेंबली में, सेनेट में, तमाम सूबों में। एक सूबे में तो इनकी अपनी हुकूमत भी है। भाई ये बहुत काम कर सकते हैं, एक फाल अपोजिशन का किरदार अदा करें, पाकिस्तान के मुतालिक सोचें, अपनी जात से बाहर निकल आए। अब हम तो पहले ही देखें, हम तो जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, आज भी उन्होंने दरवाजे खुले रखे हुए इनके साथ मुज़ाकरात के, लेकिन ये इनकी कोई सर पैर समझ ही नहीं आती है कि ये किस रुख चल रहे हैं और क्या ये चाहते हैं। ये देखें ना, ये तो नहीं हो सकता इनका जो ख्वाब है कि एकदम से सब चीजें बदल जाएं और इनके बानी साहब PM की कुर्सी पे जाके बैठ जाएं और अपनी मनमानी करना शुरू कर दें, जो पहले भी उन्होंने की है। ये तो नहीं हो सकता ना। अब पाकिस्तान एक कायदे कानून के मुताबिक, एक आइन के मुताबिक चलेगा ना मखदूम साहब, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है
कि जिस तरह पूरी इज्जत हमें मिल रही है पूरी दुनिया में, और हमें लोग समझ रहे हैं कि हम एक ग्लोबल प्लेयर बन गए, हमें एक पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकग्निशन हमारी आ गई जो कि पहले कभी नहीं थी। तो हमें चाहिए कि इसको कैश करें, और इसको अब एक ही हमारी कमजोरी रह गई है कि हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है, हमने ठीक। अपने लोगों को खुशहाल बनाना है। और हम कौम और इदारे जब इकट्ठे मिलके जब कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। बिल्कुल। आपने देख लिया है। तो अब इनको चाहिए कि अपनी जात से निकले, अपने एजेंडे को एक साइड पे रखें, तो सिर्फ पाकिस्तान का एजेंडा आगे लेके चलें। ठीक हो गया। उस्मा साहब आपका नुक्ता आ गया। जुल्फ़िकार बदर साहब आपकी जानिब आऊँगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे ज़रूर लूँगा कि इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस की, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं, डोमेस्टिक सतह पर भी एक होने की ज़रूरत है। तो इसकी तरफ आपको लगता है कि दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप? देखिए, ये बात तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान जिस क्रॉस रोड से गुजर रहा है उस टाइम पे जरूरत ही इस अमर की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस टाइम पे इकट्ठे होके बैठें और बैठ के बातचीत करें। पाकिस्तान के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एक एजेंडा, ग्रैंड एजेंडा बनाएं जिसके लिए ग्रैंड डायलॉग हो, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को ऑन बोर्ड होना चाहिए ताकि इस मुल्क में पोलराइजेशन को कम करें, क्योंकि उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ फिर लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी और लोगों के लिए मसाइल कम होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 2013 में टापी गैस पाइपलाइन और ईरान गैस पाइपलाइन की थी, और दीगर जो इनिशिएटिव लिए और सी पैक का इनिशिएटिव लिया, दीगर उन मंसूबों पे भी काम करना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। और गवर्नेंस के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर और अपने इंटरनल इश्यूज के ऊपर एक ग्रैंड, जो मैंने आपको कहा, एजेंडे बना के उसके ऊपर ग्रैंड डायलॉग करवाएं और उसको फिर अमल पैरा हो उसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर हिकमत अमली बने, उस हिकमत अमली के साथ लाए अमल बने और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाए। कोई मुल्क में हुकूमत में आए, कोई हुकूमत में ना आए, कौन सी पार्टी होती है, वो आप उस ग्रैंड एजेंडे को फॉलो करते रहें ताकि ये मुल्क चलता रहे। यहाँ पे इस किस्म की हम रेस से बाहर आना चाहिए कि कौन हुकूमत में है, कौन नहीं है। सही हो गया, आपका नुक्ता आ गया। और बिल्कुल इस वक्त मुल्क को एक कंसेंसस की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब, उस्मा कारदार साहिबा, नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।